So now we start with our next lecture on carbon and its compounds. और सबसे पहले एक फन फैक्ट देखते हैं. देखिए, अंटिल द 19th सेंचुरी ये समझा जाता था कि जो डायमंड और ग्रेफाइट हैं वो दो डिफरेंट सब्सटेंस हैं. ओके, तो ये क्लियर नहीं था कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन की दो डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं. तो इसको किसने आइडेंटिफाई किया? दैट वाज सर हम्फ्री डेवी. हम्फ्री डेवी ने एक बहुत ही टिपिकल मेथड इसमें यूज़ किया. उसने अपनी वाइफ का डायमंड, एक छोटा सा डायमंड था, उसको लिया और उसको आग लगा दी. ठीक है, क्योंकि अगर उसको पता है कि अगर प्योरली कोई कार्बन है, जैसे ग्रेफाइट अगर आप लेते हैं तो ग्रेफाइट प्योरली कार्बन है, तो ग्रेफाइट को अगर आप जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कार्बन प्लस O2 क्या देगा आपको? CO2 गैस. तो कार्बन जब भी जलेगा अकेला प्रोडक्ट बनेगा CO2 गैस. तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, अपनी वाइफ का डायमंड का एक छोटा सा पीस लेके उसको आग लगा दी. तो उसको जलाने पे क्या हुआ? उसने देखा कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है. तो इससे कंफर्म हुआ कि जो डायमंड है दैट इज प्योरली कार्बन. ठीक है, तो अब बोल सकते थे हम कि ग्रेफाइट और डायमंड दो डिफरेंट सब्सटेंस नहीं हैं, बल्कि दोनों ही एलिमेंटल लेवल पे सेम चीज़ हैं, दोनों ही कार्बन हैं. ओके, बट ये तरीका अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको शायद काफ़ी महंगा पड़ेगा ये चेक करने का कि आपका डायमंड प्योर है कि नहीं है. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. देखिए, अगर हम बात करें कि हमारे आसपास जितने, नॉट आसपास एक्चुअली, अभी तक केमिस्ट ने करीब 1 करोड़ कंपाउंड्स डिस्कवर कर लिए हैं या मैन्युफैक्चर कर लिए हैं लैब में. उसमें से ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 90 लाख कंपाउंड्स कार्बन के हैं. ठीक है, मतलब बाकी सभी एलिमेंट्स के कंपाउंड मिला के भी उतने नहीं हैं जितने कि कार्बन के कंपाउंड्स हैं. तो कार्बन इतनी ज़्यादा वैरायटी के कंपाउंड कैसे बनाता है, इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स कैसे बनाता है, और कोई और एलिमेंट ये प्रॉपर्टी शो क्यों नहीं करता? ओके, तो ये हमें अब देखना है कि वाई ओनली कार्बन हैज़ सच प्रॉपर्टी. देखिए, इसमें दो रीज़न है. फर्स्ट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी. ओके, कैटिनेशन क्या होता है कि कार्बन अपने ही दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड्स बना सकता है. ठीक है, जैसे आपको एक कार्बन दिया गया तो ये एक और बॉन्ड कार्बन के साथ बना लेगा, ये आगे एक और कार्बन के साथ बना लेगा, ये आगे एक और बॉन्ड बनाएगा. तो इस तरह से कार्बन अपने ही एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता जाता है और ये चेन चलती जाएगी. ये चेन आपकी 30, 40, 50, 60 एटम्स और भी आगे जा सकती है. तो इस तरह से वेरी लॉन्ग चेन कंपाउंड बनते हैं. अब मान लीजिए कि 2 कार्बन का एक कंपाउंड है, एक आपने और जोड़ दिया 3 कार्बन का कंपाउंड हो गया, एक और जोड़ दिया 4 कार्बन का कंपाउंड हो गया. तो इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन में आप कार्बन जोड़ सकते हैं. सेकेंडली, सिर्फ कार्बन को ऐसा नहीं कि आप लीनियरली जोड़ सकते हो कि एक कार्बन एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा. कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए ये चारों तरफ बॉन्ड्स बना सकता है. तो इसका मतलब है कि ऊपर भी आप एक कार्बन लगा सकते हैं, लेफ्ट में भी लगा सकते हैं, नीचे की तरफ भी लगा सकते हैं. तो चारों तरफ ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, किसी और के साथ भी बना सकता है. मान लीजिए यहाँ पर आपने ऑक्सीजन लगा दी, यहाँ पर आपने नाइट्रोजन लगा दी, तो दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी ये बॉन्ड बनाता है. बट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, वो ये है इसकी एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद इट्स ओन एटम्स. तो कार्बन अपने ही एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है और ऐसी काफ़ी लॉन्ग चेन्स बना सकता है. तो इसकी वजह से कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा वैरायटी में बनाए जा सकते हैं. ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसकी हम डेफिनेशन? कैटिनेशन क्या है? इट इज़ द एबिलिटी of an element to form bonds with its own atoms.
ओके, गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स, क्योंकि आप जितना लंबे लंबे बॉन्ड्स बनाते जाएंगे और कार्बन ऐड करते जाएंगे तो बड़े बल्कि मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे। अब ये कैटिनेशन क्यों होती है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैटिनेशन क्यों होती है। तो देखिए, कैटिनेशन होने के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कार्बन कैटिनेशन शो करता है ज़्यादा तो बाकी एलिमेंट्स क्यों कैटिनेशन शो नहीं करते, या अगर किसी को कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करनी है तो उसके लिए क्या मेन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है कैटिनेशन के लिए, दैट इज अ बॉन्डिंग कैपेसिटी जिसको आप क्या बोलते हैं, वैलेंस, ग्रेटर देन 2। ठीक है, और चलिए इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि जो भी एलिमेंट, देखिए कैटिनेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन के लिए ही प्रॉपर्टी ये डिफाइन की जाती है। कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी है जिसमें कोई भी एलिमेंट अगर अपने एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है तो वो कैटिनेशन शो करता है। हाँ, कार्बन के लिए हम कैटिनेशन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कार्बन की ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में कैटिनेशन सबसे ज़्यादा कार्बन में देखी जाती है। तो बॉन्डिंग कैपेसिटी का मतलब कि वैलेंस आपकी 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो कार्बन की वैलेंस कितनी है, 4। तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल्ड होगी। सेकंड, एन एबिलिटी ऑफ द एलिमेंट टू बॉन्ड विद इटसेल्फ। ठीक है, कि अपने ही एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने की एबिलिटी होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे कि ये तो सभी बना सकते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बना सकता है। ठीक है, पर यहाँ पर इस स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि द सेल्फ बॉन्ड मस्ट बी एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कार्बन कार्बन के साथ तो बॉन्ड बनाता है, या मान लीजिए हम कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं ए अगर ए के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसको हम कैटिनेशन बोलेंगे। अब मान लीजिए कि ए का बी के साथ भी बॉन्ड बनता है, ए का सी के साथ भी बॉन्ड बनता है और ए का डी के साथ भी बॉन्ड बनता है। अब अगर ए का ए के साथ बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और उसका बी के साथ बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जब भी उसको चांस मिलेगा वो ए बॉन्ड को तोड़ के बी बॉन्ड बना देगा, क्योंकि सभी एलिमेंट्स की टेंडेंसी होती है कि बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतनी ही स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, तो अगर उन्हीं 2 एटम्स के बीच का बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना उस ए एलिमेंट का बी के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी टेंडेंसी होगी कि इस बॉन्ड को ब्रेक करके बी के साथ बॉन्ड बनाया जाए। ठीक है, अगर सी के साथ बॉन्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो सी के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो ऑलमोस्ट एज स्ट्रॉन्ग एज, उतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जितना इसका अदर एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये हम कैसे पता लगाएंगे कि इसके एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड कितने स्ट्रॉन्ग हैं? ये हम इसके एक कार्बन कार्बन एनर्जी का एक टेबल देखते हैं। ठीक है, कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है? तो देखिए, कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है दैट इज 348 किलो जूल पर मोल। कार्बन की ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है दैट इज, देखिए सिंगल बॉन्ड्स हैं ये, ठीक है, हम मल्टीपल बॉन्ड की बात नहीं कर रहे। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन इज 360 किलो जूल पर मोल। कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन इज 412 किलो जूल पर मोल। कार्बन क्लोरीन इज 322 किलो जूल पर मोल। ठीक है, एंड कार्बन फ्लोरीन इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दिस इज 486 किलो जूल पर मोल। तो आप बोल रहे होंगे कि यहाँ पर तो कार्बन कार्बन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक कार्बन ऑक्सीजन का है और एक कार्बन हाइड्रोजन का भी है, कार्बन फ्लोरीन का भी है, बट
मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड भी कोई कम स्ट्रांग नहीं है, 348 है। कार्बन हाइड्रोजन का थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन का जस्ट माइनर सा 348 और 360 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कार्बन क्लोरीन का, तो मतलब कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूट के वो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाए, इसके चांसेस बहुत कम है, ठीक है। अगर आपको बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट मिल रहा है, एक बॉन्ड तोड़ेंगे आप फिर नया बॉन्ड बनाएंगे, तो जनरली उसके लिए टेंडेंसी उतनी ज़्यादा नहीं होती, ओके। बट बाकी एलिमेंट्स अगर आप कंपेयर करेंगे तो बाकी एलिमेंट्स के जो अपने बॉन्ड्स हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं हैं जितने उनके दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कार्बन की कैटिनेशन के लिए एक रिक्वायरमेंट ये भी है या एक रीज़न ये भी है कि इसका अपने साथ जो बॉन्ड है वो ऑलमोस्ट उतना स्ट्रांग है जितना इसके अदर एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड रिक्वायरमेंट होगी कैटिनेशन प्रॉपर्टी के लिए। अब थर्ड रिक्वायरमेंट भी है, दैट इज काइनेटिक इनर्टनेस। काइनेटिक इनर्टनेस ऑफ द कैटिनेटेड कंपाउंड, कि कैटिनेटेड जो कंपाउंड आपका बना है उसकी इनर्टनेस का मतलब उसकी कोई टेंडेंसी नहीं है टुवर्ड अदर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, कि वो किसी और मॉलिक्यूल या आयन के साथ जाके रिएक्ट करे। तो मतलब जो कैटिनेशन के बाद फाइनली कंपाउंड बनेगा वो टेंडेंसी नहीं रखेगा कि अब मैं जाके किसी के साथ अटैक करूं या रिएक्ट करूं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। तो ये तीन मेन कंडीशंस हैं, अगर ये सेटिस्फाई होती हैं तब हम बोलेंगे कि कोई एलिमेंट कैटिनेशन शो करता है, ठीक है। और एक स्पेशल पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि ग्रुप 14 एलिमेंट्स शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है, कि ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट लेड, ठीक है, लेड इसका लास्ट एलिमेंट है। तो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स कैटिनेशन शो करते हैं, पर कार्बन सबसे ज़्यादा, मतलब डाउन द ग्रुप जैसे आप जाएंगे तो कैटिनेशन की टेंडेंसी कम होती जाएगी, ठीक है। तो कैटिनेशन डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ये आपको 11th में भी पढ़ना है, तो बेटर कि आप अभी थोड़ा सा इसको समझ लें। तो कैटिनेशन ग्रुप 14 के सारे एलिमेंट देते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, ओके, टिन, ओके। तो ये आपके जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स है इनमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप कम होती जाती है। तो ये एडिशनल पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कार्बन, एक तो रीज़न हो गया कि कार्बन इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड क्यों बनाता है, कैटिनेशन की वजह से, ठीक है। अब कार्बन कैन फॉर्म कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कि अपने एटम्स के साथ ही कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो जहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनते हैं उन्हें कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि वहाँ पर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। और जहाँ पर भी मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, मल्टीपल का मतलब है या तो डबल या ट्रिपल, उन्हें कहा जाता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। तो याद रखेंगे आप कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जहां पर भी एक से ज़्यादा बॉन्ड बनते हैं कार्बन के बीच में, उन्हें कहा जाता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं उन्हें कहा जाता है सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कार्बन कार्बन के बॉन्ड स्ट्रांग तो होते हैं, पर कार्बन कार्बन बॉन्ड इतना स्ट्रांग क्यों होता है, ठीक है। तो देखिए, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रांग ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, ठीक है। अब कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड इससे भी ज़्यादा छोटा था, क्योंकि फ्लोरीन का साइज कार्बन से भी छोटा होता है। जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो साइज क्या होता है, कम होता जाता है। तो मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन,
इसके अगर हम बात करें, ठीक है, नोबल गैसेस की बात नहीं कर रहे, तो कार्बन का साइज़ बड़ा है। ओके, तो कार्बन का एटम बड़ा होगा, नाइट्रोजन का थोड़ा छोटा होगा, ऑक्सीजन थोड़ा और छोटा होगा, फ्लोरीन थोड़ा और छोटा होगा। तो जितने छोटा साइज़ होता जाएगा उतनी ही बॉन्डिंग जनरली स्ट्रांग होती है। तो कार्बन, देखिए ये कार्बन आपके पास आ गया और यहाँ पर एक और कार्बन हो गया। अब ये दोनों जब बॉन्डिंग बनाएंगे, बॉन्डिंग करेंगे, जब शेयरिंग होगी तो कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग होगी इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर होंगे बीच में। तो ये एक का सेंटर आ गया, ये दूसरे का सेंटर आ गया। तो सेंटर से सेंटर का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ये बॉन्ड जितना छोटा होगा उतना स्ट्रांग होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एक स्टिक है, ठीक है, काफ़ी लंबी एक स्टिक है, इसको तोड़ना कितना आसान है कंपेयर टू एक छोटी स्टिक के। तो आप बोलेंगे कि दिस कैन बी, ये बड़ी स्टिक है, इसको तोड़ना आसान है, छोटी स्टिक को तोड़ना मुश्किल है। अगर स्टिक और छोटी कर दी जाए तो उसको तोड़ना और मुश्किल है। ठीक है, कभी आप अपने पेन को तोड़ने की ट्राई करें और उसी थिकनेस की एक लंबी स्टिक अगर लें हम, ठीक है, तो वो तोड़ना काफ़ी ईजी है। तो जैसे जैसे स्टिक छोटी होती जाती है उसको तोड़ना मुश्किल होता है, वैसे ही बॉन्ड जितना छोटा होगा उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा। तो बड़े बॉन्ड में क्या होगा, अगर दो बड़े एटम्स आपस में ओवरलैप भी करते हैं तो उनके सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। तो बॉन्ड लेंथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो कार्बन क्योंकि साइज़ में छोटा है इसलिए कार्बन कार्बन का बॉन्ड भी स्ट्रांग है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड भी स्ट्रांग है, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड भी स्ट्रांग है, कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है क्योंकि फ्लोरीन और भी छोटा है, तो कार्बन फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ और भी छोटी होगी। ठीक है, तो ये रीज़न है कि क्यों कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग हैं। ठीक है, और वैसे आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, कार्बन के पास सिलिकॉन में साइज़ बढ़ेगा, जब साइज़ बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, और जब स्ट्रेंथ कम हो गई तो कैटिनेशन शो करने की प्रॉपर्टी या टेंडेंसी भी कम होती जाएगी। ओके, तो आई थिंक फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर कि कैटिनेशन की वजह से कार्बन इतने ज़्यादा वैरायटी के कंपाउंड्स बनाता है। और सेकंड पॉइंट इसी में टेट्रावैलेंसी। ठीक है, कैटिनेशन तो हो गया कि अपने ही एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना देगा, पर कार्बन की प्रॉपर्टी है वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है, तो चारों डायरेक्शन में वो अपने एटम्स के साथ अटैच हो सकता है। तो ये एक इनफाइनाइट 3D अरेंजमेंट जैसा कि बना देगा। ठीक है, कि चारों डायरेक्शन में ये बढ़ता जाएगा, तो इतनी ज़्यादा वैरायटी के कंपाउंड्स आप बना सकते हैं कि यही रीज़न है हमारे पास 90 lakhs के आसपास कार्बन कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो 2 रीज़न हो गए, वन इज कैटिनेशन एंड सेकेंड इज टेट्रावैलेंसी। अब नेक्स्ट देखते हैं, देयर वॉज अ थ्योरी कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी तो एक थ्योरी उससे पहले चलती थी कि वाइटल फोर्स थ्योरी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले जब डिस्कवर किए गए तो डिस्कवर किससे किए गए, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या बोलती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स could only be formed within a living system, कि कोई लिविंग सिस्टम हो, लिविंग बीइंग हो। ठीक है, आपका एनिमल हो सकता है, ह्यूमन बीइंग्स हो सकते हैं, कोई भी लिविंग सिस्टम होना चाहिए, उसी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन सकते हैं। मतलब कोई वाइटल फोर्स, कोई अदृश्य फोर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए। तो ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, उनको बनाने के लिए एक वाइटल फोर्स चाहिए। बट ये जो बिलीफ था ये टूट गया जब 1828 में, इन 1828 वॉलर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, वॉलर डिड एन एक्सपेरिमेंट
ठीक है, बाय चांस उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें अमोनियम साइनेट NH4 पॉजिटिव O नेगेटिव CN, दिस इज अमोनियम साइनेट। तो उसने अमोनियम साइनेट को हीट किया लैब में और इससे जनरेट हुआ यूरिया। अब यूरिया तो हम जानते हैं यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बना दिया अमोनियम साइनाइड को हीट करके, मतलब कोई वाइटल फोर्स थ्योरी नहीं लगी, कोई लिविंग सिस्टम नहीं चाहिए था। तो ये यूरिया वॉज द फर्स्ट कंपाउंड, ठीक है, और फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन द लैब। और इसके बाद ये वाइटल फोर्स थ्योरी को फॉलो करना बंद कर दिया गया, ये डिसअप्रूव हो गई। और इसके बाद हमने लैब में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए, ठीक है। और अब आप जानते हैं कि कितने सारे डे टू डे लाइफ में जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो उनके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, आपके प्लास्टिक्स हैं, पॉलीथीन्स हैं, बहुत सारे मटेरियल हैं, सारे किस में बनते हैं? लैब्स में बनते हैं। दवाइयाँ आप खा रहे हैं, कहाँ बन रही हैं? लैब में बन रही हैं। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से तो हम नहीं एक्सट्रैक्ट कर रहे, ठीक है। तो ये एक वाइटल फोर्स थ्योरी थी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत पुरानी साइंस नहीं है, हार्डली 200 या 200 से थोड़े से ज़्यादा साल पुरानी ब्रांच है केमिस्ट्री की। बट स्टिल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप और इसमें जो नंबर ऑफ कंपाउंड्स हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हैं कंपेयर टू अदर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो अब हम देखते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपको साथ साथ में नोट्स भी लिखने हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सारे के सारे बॉन्ड्स क्या हैं? सिंगल बॉन्ड्स हैं। और अनसैचुरेटेड जहाँ पर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। तो देखिए कार्बन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, कोई और एलिमेंट यहाँ पर नहीं लेंगे हम। तो जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स हैं तो सैचुरेटेड, और या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो ये आ जाएंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो यहां हम स्टार्ट करते हैं सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर्स के साथ, ठीक है। तो आपने एक वर्ड सुना होगा हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जहां पर दो जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड्स को बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और इन्हीं हाइड्रोकार्बन्स में हम पढ़ेंगे कि सैचुरेटेड कौन से हैं और अनसैचुरेटेड कौन से हैं। तो सिंपलेस्ट हो गया एक कार्बन वाला, एक कार्बन है और इसको हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने हैं। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ लगेगा तो इससे बनेगा मीथेन। तो मीथेन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अब 2 कार्बन अगर हम देखते हैं तो 2 कार्बन में देखिए क्या होगा। 2 कार्बन के बीच पहले तो एक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि हम सैचुरेटेड की बात करेंगे पहले। तो सैचुरेटेड में 2 कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। और अब पहले वाले कार्बन को देखें तो उसका एक बॉन्ड तो बन गया, 3 बॉन्ड्स और चाहिए, क्योंकि टोटल 4 बॉन्ड्स बनाने हैं इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज़ हो गया बॉन्ड के लिए, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनेगा, एक और हाइड्रोजन के साथ बनेगा और एक और हाइड्रोजन के साथ बनेगा। अब फर्स्ट कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए। वैसे सेकंड कार्बन के भी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करेंगे हम हाइड्रोजन अटैच करके। तो इसका फॉर्मूला आ गया C2H6, ठीक है। इसको बोलते हैं इथेन। ये क्या है? एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है HC, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म हाइड्रोकार्बन की HC। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, इसलिए इसको हमने कहा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब 3 कार्बन की अगर हम बात करें 1 2 3, तो 3 कार्बन को आपने सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करना है। उसके बाद इनके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने हैं, किससे? हाइड्रोजन अटैच करके। तो देखिए पहली वाली कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, दूसरे के ऑलरेडी 2 बॉन्ड बने हैं तो 2 बॉन्ड्स और चाहिए, तीसरे के पास फिर से 3 हाइड्रोजन अटैच होंगी। तो इसका अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे दैट विल बी C3H8।
और ये आ जाएगा इसका नाम प्रोपेन। ठीक है, कि नेमिंग कैसे करेंगे ये भी हम थोड़ा बाद में रिवाइज करेंगे। ओके, तो C3H8। अब नेक्स्ट चलना हो तो 4 कार्बन्स, और 4 कार्बन्स में जो एंड वाली पोजीशंस हैं वहाँ पर तो 3 ही हाइड्रोजन लग रही हैं। ठीक है, ये बहुत कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है। और जो बीच में कार्बन है उनके ऊपर 2 हाइड्रोजन लग रही हैं, तो ये हो जाएगा C4H10, ये है ब्यूटेन। तो इसी तरह से एक कार्बन और ऐड करेंगे तो पेंटेन बनेगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन आपको करनी है कि C2H6 से, ठीक है, या फिर चलिए CH4 से जब आप C2H6 में गए, C2H6 से जब आप C3H8 में गए और यहाँ से जब आप C4H10 में जा रहे हो तो आप ऐड क्या कर रहे हो? देखिए CH4 में क्या ऐड किया हमने, एक कार्बन C2 हो गए, 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 6 हो गए, तो मतलब CH2 ऐड किया। C2H6 से C3H8 में जाने के लिए भी हमने क्या किया, CH2 ऐड किया। और C3H8 से C4H10 में जाने के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, CH2 ऐड कर रहे हैं। मतलब ये जो एक यूनिट है CH2, इसको अगर मैं बीच में गायब कर दूं तो क्या बचेगा, CH3 दैट इज इथेन। ठीक है, और इसमें प्रोपेन में अगर मैं एक और CH2 यहाँ पर ऐड कर दूं, ये देखिए एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया मैंने, तो क्या बन गया, ब्यूटेन। तो मतलब जैसे जैसे आप CH2 ऐड करते जाएंगे आप नेक्स्ट कंपाउंड बनाते जाएंगे उस फैमिली का। तो मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये क्या है, एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, जिनमें डिफरेंस किसका है, हर अगल बगल वाले जो मेंबर्स हैं, एडजेसेंट मेंबर्स, उनमें CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम होमोलोगस सीरीज। तो उसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे अभी। तो ये आपने पढ़ लिया। ठीक है, किस तरह से आप सैचुरेटेड कंपाउंड्स बना सकते हैं। अब देखिए जो ब्यूटेन है, इसको हम, इसका फॉर्मूला जब लिखेंगे सिंपली, तो पहला कार्बन क्या है, C और 3 हाइड्रोजन, तो ये हो गया CH3, फिर CH2, तो CH2, फिर एक और CH2, फिर एक और CH3। तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो इसी तरह से अगर नेक्स्ट मेंबर मुझे बनाना हो तो क्या लिखूंगा मैं, एक CH2 और ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 5 कार्बन, और ये हो गया C5H12, और ये बनेगा पेंटेन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि CH3 के आगे 1 2 3 CH2 ग्रुप लगे, तो CH2 ब्रैकेट देके 3, मतलब 3 CH2 ग्रुप लगे, और फिर लास्ट में लगा फिर से CH3। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, तो ये डिफरेंट तरीके हैं, इनमें आपको प्रैक्टिस करनी है। अब थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर देखते हैं। तो मान लीजिए अब मैंने 6 कार्बन का कंपाउंड बनाना है। 6 कार्बन में मैं कैसे बना सकता हूँ, स्ट्रेट चेन भी जा सकता हूँ मैं। ठीक है, कि मैंने सभी कार्बन्स को स्ट्रेट चेन में रख दिया। अब इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन आ गए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो क्योंकि सारे के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल हैं, ये एक सैचुरेटेड है, और ये हो जाएगा हेक्सेन। पर क्या मैं 6 कार्बन्स को इस तरह लिख सकता हूं? यस, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कार्बन की टेट्रावैलेंसी है, 4 बॉन्ड बनाता है, और चारों बॉन्ड्स वो कार्बन के साथ भी बना सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप कार्बन के साथ कार्बन को कहीं भी लगाएं, बट 4 बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड नहीं करने। अब देखिए ये जो बाहर कार्बन है, इसका एक बॉन्ड तो बना है, पर टोटल 4 बॉन्ड के लिए 3 हाइड्रोजन लगानी ज़रूरी है। वैसे इसको भी 3 हाइड्रोजन चाहिए, इस कार्बन को भी 3 हाइड्रोजन चाहिए, इसको यहाँ पे 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो CH2, यहाँ पर CH3। ओके, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, CH3 CH3, यहाँ नीचे की तरफ भी CH3
CH2CH3। अब ये जो पहला वाला स्ट्रक्चर था ये क्या है, CH3CH2 4 बार हैं CH3, तो इन दोनों में डिफरेंस है, फॉर्मूला सेम है, कार्बन 6 हैं, टोटल हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो वो भी सेम है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, तो हम कार्बन कार्बन को अलग अलग तरीक़ों से आपस में अरेंज कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 4 कार्बन ये ले लिए, एक ब्रांच यहाँ लगा दी, एक ब्रांच यहाँ लगा दी, तो अब हाइड्रोजन करेंगे तो लास्ट वाले कार्बन पे एक बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड करने के लिए 3 हाइड्रोजन लगानी है, इस तरफ भी 3 हाइड्रोजन लगेंगी, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन लगेंगी, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन लगेंगी। अब देखिए ये जो बीच वाला कार्बन है इसके ऑलरेडी 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसको सिर्फ एक ही हाइड्रोजन चाहिए, इसको भी एक ही चाहिए, तो ये भी बन सकता है 6 कार्बन्स का। तो अलग अलग तरीके से कार्बन कार्बन आपस में जुड़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए सैचुरेटेड कंपाउंड्स के। अब देखते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमें क्या चाहिए, डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए ना, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में या डबल बॉन्ड आए या ट्रिपल बॉन्ड आए तो 2 कार्बन तो एटलीस्ट चाहिए। तो सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हमने बना दिया। अब दोनों कार्बन के पास, देखिए लेफ्ट की बात करें तो इस कार्बन के पास भी डबल बॉन्ड है, मतलब 2 बॉन्ड्स हैं, तो 2 और चाहिए 4 पूरे करने के लिए, तो 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, तो ये फॉर्मूला आ गया C2H4। इसे बोलते हैं इथीन। ठीक है, डिफरेंस कहाँ है, वर्ड जो कॉमन था वो था इथ, 2 कार्बन के लिए इथ यूज़ करते हैं, पर क्योंकि डबल बॉन्ड है तो हमने ईन लिखा। जब इनके बीच में सिंगल बॉन्ड था तो हम एन लिख रहे थे। ठीक है, इथ कॉमन है, 2 कार्बन के लिए इथ ही रहेगा, 3 कार्बन के लिए प्रॉप रहेगा, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो नंबरिंग और नेमिंग दोनों पे आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, तो ये हो गया इथीन। अब वैसे 3 कार्बन, अब 3 कार्बन में डबल बॉन्ड आप पहले 2 के बीच में लगाएं या दूसरे तीसरे के बीच में लगाएं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो पहली 1 और 2 वाले, इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। तो फर्स्ट वाले कार्बन के 2 बॉन्ड हैं, 2 और चाहिए। दूसरे वाले कार्बन के ऑलरेडी 3 बॉन्ड हैं, एक ही चाहिए। तीसरे वाले का एक ही बॉन्ड है, उसको अब 3 चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये 3 कार्बन हैं, तो 3 कार्बन के लिए नाम क्या हो जाएगा, प्रॉप, और डबल बॉन्ड है तो ईन। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला कितना है, C3, और हाइड्रोजन कितने, 6, C3H6। तो ये हो गया अनसैचुरेटेड। वैसे ही 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हम लगा सकते हैं, तो दोनों कार्बन के 3 बॉन्ड बन गए, तो एक एक हाइड्रोजन दोनों तरफ अटैच करेंगे, तो अब ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड बन गया। और ये इसका फॉर्मूला हो गया C2H2, और इसका नाम है इथाइन, इथाइन। ठीक है, तो इथ कॉमन है, अब ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन वर्ड यूज़ किया। वैसे ही 3 कार्बन अगर हम लेंगे तो 1 और 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा। देखिए सेकंड कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं, तो इसको कोई हाइड्रोजन नहीं चाहिए। थर्ड कार्बन को 3 हाइड्रोजन चाहिए, तो इसका नाम हो जाएगा प्रॉप आइन। ठीक है, 3 कार्बन तो प्रॉप और ट्रिपल बॉन्ड तो आइन। तो ये कुछ एग्जाम्पल हुए जहाँ पर हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल अब हम देखेंगे, नेमिंग उसकी हम बाद में करेंगे। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, तो ये कैसा है, एक अनसैचुरेटेड है। ये भी एक अनसैचुरेटेड है, क्योंकि पहले वाले में यहाँ डबल बॉन्ड है, दूसरे वाले में एक ट्रिपल है और एक डबल है, तो ये अनसैचुरेटेड है।
थर्ड कैसा है ये, इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये सैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड हो गया, और ये भी अनसैचुरेटेड। तो आई थिंक आप अच्छे से अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच का डिफरेंस बता सकते हैं। ओके, तो हमने कहाँ तक कर लिया, हमने मीथेन से लेके हेक्सेन तक के सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं कि कुछ और स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पर पॉसिबल हैं, जहाँ पर हम कार्बन कार्बन से रिंग्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने क्या किया था, हमने स्ट्रेट चेन ली, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पर है, ये क्या है, एक इट्स अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड। ये क्या है, इट्स अ ब्रांच्ड, यहाँ पर 2 ब्रांचेस लगा दी हमने, क्योंकि स्ट्रेट चेन ये थी जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन है, और दूसरे नंबर के कार्बन पे ऊपर की तरफ एक ब्रांच है और एक नीचे की तरफ ब्रांच है। तो स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, कंपाउंड ब्रांच भी हो सकते हैं, और साथ में साइक्लिक भी हो सकते हैं, मतलब रिंग फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं इन एडिशन टू straight and branched chain compounds, ठीक है, ब्रांच चेन कंपाउंड्स, we can also form ring structures और cyclic कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, तो साइक्लिक में देखिए क्या होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन और ये 3, कम से कम 3 कार्बन तो चाहिए एक साइकिल बनाने के लिए, एक रिंग बनाने के लिए। ठीक है, 2 से तो हमेशा लाइन ही बनती है, 3 से एक रिंग बनेगा। अब पहले कार्बन को देखें तो उसके पास 2 बॉन्ड्स हैं, दूसरे कार्बन के पास भी 2 बॉन्ड्स हैं, तीसरे के पास भी 2 ही बॉन्ड है, तो सबको 2-2 हाइड्रोजन चाहिए 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका 3 कार्बन वाला रिंग हो गया, इसको बोल दिया हमने, क्योंकि साइक्लिक है तो ये साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, साइक्लिक था तो साइक्लो वर्ड यूज़ किया, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन। वैसे ही अगर 4 कार्बन हो तो स्क्वायर जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। अब हर कार्बन के पास 2 बॉन्ड तो हैं, तो 2 हाइड्रोजन्स एक्स्ट्रा चाहिए सबको, और क्योंकि ये साइक्लिक है तो ये साइक्लोब्यूटेन। तो सिंपल ब्यूटेन था स्ट्रेट चेन, साइक्लिक हो गया साइक्लोब्यूटेन। अब वैसे ही 5 कार्बन से हम क्या बना सकते हैं, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो यहाँ पर भी सबके पास 2-2 हाइड्रोजन्स रहेंगी, ठीक हो गया साइक्लोपेंटेन। अब इसको ड्रॉ करने का एक तरीका ये भी है कि आप डायरेक्टली इसको ऐसे ही लिख दो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो हर एक पॉइंट है ये अपने आप में कार्बन को बता रहा है। जहाँ पर भी लाइन में बेंड आएगा या लाइन आपकी मुड़ेगी, वो पॉइंट एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब ये जो मैंने ब्लू डॉट लगाई सारे कार्बन है, तो एक चीज़ समझ आ रही है कि 5 यहाँ पर कार्बन हैं। दूसरी चीज़, कार्बन कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड हैं। ठीक है, तो ये जो सिंगल बॉन्ड्स हैं ये कार्बन कार्बन के बीच को तो बॉन्ड को तो दिखा रहे हैं, पर हाइड्रोजन यहाँ पर हम नहीं शो करते। क्यों नहीं शो करते, क्योंकि ये एक अलग तरीका है कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने का। इसमें आपको याद रखना है कि इस कार्बन की अगर हम बात करें तो उसके 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी बन रहे हैं, तो 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन होंगी। वो हिडन है, वो उनको शो करने की ज़रूरत नहीं है, पर वो अंडरस्टूड है कि 2 हाइड्रोजन हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, साइक्लोप्रोपेन को आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, साइक्लोब्यूटेन को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, इसमें कितने टोटल कार्बन्स होंगे, 1 2
3 4 5 6 और हर कार्बन के 2 बॉन्ड्स बने हैं तो 2 बॉन्ड्स और होंगे हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो इस तरह से हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड भी आ सकता है, ठीक है, जैसे कि यहां पर एक डबल बॉन्ड आपने लगा दिया, ठीक है। 5 कार्बन का रिंग था, उसमें मान लो आपने 2 डबल बॉन्ड लगा दिए, एक भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं। 6 मेंबर्ड का रिंग था, उसमें आपने 1 डबल बॉन्ड लगा दिया, या मान लो 2 लगा दिए, या आपने देखिए यहाँ पर 2 अलग अलग पोजीशन पे लगे, यहाँ पर मैंने अलग पोजीशन पे लगाया, मतलब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 और 3 4 5, तो 1 2 और 4 5 के बीच में, यहाँ पर 1 2 और 3 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो दोनों डिफरेंट है आपस में, ठीक है। तो हम डबल बॉन्ड भी लगा सकते हैं। और एक स्पेशल कैटेगरी होती है कंपाउंड, इनकी एक फैमिली है दैट इज़ कॉल्ड बेंजीन, उसमें 6 मेंबर्ड का रिंग बनता है, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। तो इसको चाहे आप ऐसे लिखें या डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, दोनों, ये दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। पॉइंट क्या है कि आपको 3 डबल बॉन्ड रखने हैं, 3 सिंगल रखने हैं और अल्टरनेट रखने हैं, मतलब एक डबल आएगा तो एक सिंगल आएगा ही आएगा। इस कंपाउंड को कहा जाता है बेंजीन, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है? C6H6। कैसे? साइक्लिक मेंबर है तो यहाँ पर हर पॉइंट पे ये एक कार्बन लगा होगा। अब अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर अगर पोजीशन लूँ मैं, तो इसके देखिए एक डबल बॉन्ड है और एक सिंगल है, तो टोटल 3 इसके पास बॉन्ड बने हैं, तो एक जो एक्स्ट्रा बचेगा वो हाइड्रोजन के साथ बनेगा। तो बेंजीन में हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है, तो 6 कार्बन होते हैं और 6 ही हाइड्रोजन भी होते हैं, ठीक है। तो बेंजीन, आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है, बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि बेंजीन से ही बहुत ज़्यादा फैमिलीज ऑफ कंपाउंड बनते हैं। ओके, तो अब हम इसको जनरलाइज करते हैं। हमने काफ़ी स्ट्रक्चर यहां पर देख लिए, अब हम फैमिलीज को डिफाइन करेंगे। एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। तो एल्केन्स कौन से हो गए? जहां पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और ये कैसा है? एल्केन्स होते हैं सैचुरेटेड, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मतलब एल्क का मतलब हो गया कि कार्बन वाले कितने हैं, 1 है तो मिथ, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रॉप। एन बता रहा है कि सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो वैसे अल्क का मतलब है कि अल्काइल ग्रुप क्या है, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 है, और क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इन। तो एल्कीन्स कौन सी फैमिली हुई? जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होते हैं, तो ये अनसैचुरेटेड हो गए। एल्काइंस में अल्क क्या बता रहा है आपको? नंबर ऑफ कार्बन्स। आइन का मतलब है यहां पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये भी अनसैचुरेटेड है, ठीक है। अब इसका एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज CnH2n+2, ठीक है। अब आपने जब मीथेन इथेन लिखा था, n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू आप 1 2 3 कुछ ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है। 0 या फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं डालनी है। अगर n को मैं 1 लिखता हूँ तो C1H4 आएगा, तो मतलब CH4 आ गया। n को मैं 2 लिखता हूँ तो C2H6 आ गया, 3 लिखता हूँ तो C3H8 आ गया, 4 लिखता हूँ तो C4H10, 5 तो C5H12, 6 तो C6H14। तो मतलब ये जनरल फॉर्मूला है इसका, इसमें आप n की वैल्यू ऐड करते जाएंगे। तो n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो n की वैल्यू ऐड करते जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज एल्केन्स के आएंगे। तो ये सारे के सारे क्या हैं? एल्केन्स फैमिली को बिलोंग करते हैं। वैसे
एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ओके, तो इसमें अगर आप वैल्यू पुट करेंगे n को 1 लेंगे तो C यहाँ पर n की वैल्यू 1 नहीं आ सकती, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए। तो यहाँ पर जो n है वो 2 ऑनवर्ड्स स्टार्ट होगा, तो मिनिमम होगा C2H4, ठीक है, C3H6, C4H8, C5H10 एट्सेट्रा। ठीक है, लिख सकते हैं इस तरह से आप। और भी एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 और n भी यहाँ पर 2 ऑनवर्ड्स चलेगा, तो यहाँ पर n को 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा C2H2, फिर C3H4, फिर C4H6, C5H8। ठीक है, ये उसके लिए है जब आपके पास एक ही ट्रिपल बॉन्ड है। अब कभी कभी एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है CnH2n-2 ये उसके लिए है जहाँ पर पूरे कंपाउंड में एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब आप अगर डिफरेंस दोनों में देखें, एल्केन में हाइड्रोजन कितने थे 2n+2, जब एक डबल बॉन्ड लगाया तो कितने कम हुए, ये 2 चला गया तो 2 हाइड्रोजन कम हो गए, तो -2 हाइड्रोजन्स। इससे आगे आप एल्काइन में गए तब भी 2 हाइड्रोजन कम होते हैं। मतलब जब एक कार्बन सिंगल बॉन्ड से हम कार्बन डबल बॉन्ड में जाते हैं तो 2 हाइड्रोजन कम करने पड़ते हैं, डबल से ट्रिपल में जाते हैं तब भी 2 कम करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये आप जनरल फॉर्मूलाज भी याद करेंगे। तो दैट कंप्लीट्स अवर लेक्चर, सेकेंड लेक्चर ऑफ कार्बन एंड इट कंपाउंड्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के डिफरेंट फैमिलीज। जैसे हमने एल्केन, एल्कीन, अल्काइंस को डिफाइन किया, वैसे और कौन कौन सी फैमिलीज हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि अल्कोहल कौन से होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में वी विल टॉक अबाउट द फंक्शनल ग्रुप्स एंड होमोलोगस सीरीज। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे।